गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूएस सऊदी न्यूक्लियर डील। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस और सऊदी जो हैं उन्होंने एक लैंडमार्क सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इसको कहा जा रहा है कि ये पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। 30 साल का ये पैक्ट होगा, लेकिन इससे कंसर्न्स ये रेज हो रहे हैं कि इससे सऊदी अरेबिया जो है वो इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेगा। अब इस एग्रीमेंट के अंदर अमेरिकन कंपनीज़ को सब्सटेंशियल एक्सेस मिल रहा है सऊदी अरेबिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का, और इसके साथ ही एक बायलैटरल सेफगार्ड्स एग्रीमेंट भी होगा। ओके, अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये डील जो है वो सऊदी अरेबिया को हेल्प करेगी कि वो यूरेनियम को डोमेस्टिकली एनरिच करे, और ये एक्चुअली तो मेंट होगा कि पावर प्लांट्स को जो है ये फ्यूल यूज़ हो, लेकिन इसको डाइवर्ट करके वेपन्स ग्रेड मटेरियल भी बनाया जा सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि क्या कुछ सेफगार्ड्स हैं इसमें, वो इतने रॉबस्ट हैं कि जो है न्यूक्लियर जो है मटेरियल बनाने से सऊदी को रोका जा सके। अब 123 एग्रीमेंट, बेसिकली जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है इसको सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर जो है वो साइन किया जाता है। ये मैंडेटरी होता है, कोई भी अगर यूएस जो है वो किसी के साथ सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर कॉपरेशन कर रहा है तो ये 123 एग्रीमेंट साइन करना इंपॉर्टेंट होता है। इसी के अंदर जो है ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए की जाती है। इंडिया के साथ भी जब ये 123 एग्रीमेंट साइन हुआ था तो यूएस कांग्रेस ने इसे क्लियर किया था 2008 में, और सऊदी को भी जो है ऐसा ही यूएस कांग्रेस के साथ रेटिफाई करके डील, तभी जो है वो उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के पास उतना बायपार्टिजन सपोर्ट नहीं है जितना इजराइल इंजॉय करता है यूएस के लेजिस्लेचर में। अब इससे कंसर्न्स क्या हैं? वेस्ट एशिया ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर जो है वो होल्ड करता है इजराइल, और दूसरा जो है वो थ्रेशोल्ड पर है, मतलब ईरान। अगर सऊदी एनरिचमेंट भी हो जाती है तो ऑफ कोर्स इससे एक प्रोलिफरेशन कास्केड होगा, मतलब और कंट्रीज़ भी जो है वो एक्सप्लोर करने लगेंगी। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने 2018 में कहा था कि किंगडम जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो परसू करेगा अगर ईरान जो है वो उसे परसू करता है तो। 2009 में यूएस और यूएई के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसमें कि अबू धाबी जो है वो अपना फ्यूल खुद एनरिच नहीं करता और उसके ऊपर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सऊदी पैक्ट में इंडिजिनस एनरिचमेंट अलाउ की जा रही है। जियोपॉलिटिकल टाइमिंग भी अगर हम देखें तो यूएस ईरान की हॉस्टिलिटीज़ के पास में ही इसे जानबूझकर रखा गया है, एक तरह से सिग्नलिंग दी जा रही है ईरान को ये। और कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, क्योंकि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के बहुत फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? यूएस के लिए ये बेनिफिट है कि मेजर सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी अमेरिकन न्यूक्लियर फर्म्स को, खासकर वेस्टिंग हाउस के लिए। सऊदी अरेबिया जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, उनके लिए ये बेनिफिट है। अपने ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से मूव होकर वो न्यूक्लियर पावर की तरफ जो है वो मूव हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो क्रूड है वो एक्सपोर्ट के लिए और ज़्यादा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉलीमर करेंसी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अपनी करेंसी प्रिंटिंग आर्म BRBNMPL को कहा है कि वो ग्लोबल एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करे बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन पॉलीमर सबस्ट्रेट्स के लिए, जिसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स हो। तो ये पॉलीमर करेंसी क्या होती है? बेसिकली नोट्स जो कि ये 2.5 से 4 गुना ज़्यादा लंबे टाइम रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटन पेपर नोट्स। लोअर डिनोमिनेशन, खासकर 10 रुपये और 20 रुपये की जो करेंसी है उसमें सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन होती है और फिजिकल वेयर एंड टेयर होती है, उसी में सबसे पहले पॉलीमर नोट्स लाए जाएंगे। इनका लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है तो इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट कम करनी पड़ती है। पॉलीमर नोट्स में बहुत से एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स भी अडेप्ट किए जा सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट विंडोज़, मेटालिक न्यूमरल्स, मैग्नेटिक सूडो थ्रेड्स, होलोग्राम्स, शैडो इमेजेस। ये फीचर्स जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उस जो अगर इसके जो है वो काउंटरफेट करेंसी बनानी हो तो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शुरू में तो बहुत हाई होती है, लेकिन क्योंकि रिप्लेसमेंट कम करनी पड़ती है इसलिए जो है जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर होता है प्रिंटिंग का वो कम हो जाता है ओवर द टाइम। अभी आरबीआई जो है लगभग 5,000 करोड़ रुपए हर साल प्रिंटिंग और मेंटेन करने में करेंसी को लगाता है। इंडिया लगभग 20 से लेकर 24 बिलियन सॉइल्ड नोट्स एनुअली जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, और उसको खासकर जो है वो लोअर डिनोमिनेशंस के होते हैं। अब अगर हम पॉलीमर की तरफ जाएंगे तो पॉलीमर नोट्स जो हैं वो 30 से 60% ज़्यादा कॉस्ट करेंगे हमें बनाने में एज़ कम्पेयर टू पेपर नोट्स। और बहुत सी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन कॉस्ट जो है लो वैल्यू पॉलीमर नोट्स की वो 20 से 24% तक पहुंच चुकी है फेस वैल्यू के। लेकिन एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है शुरुआत में, जैसे आपको ATMs को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, करेंसी सॉर्टिंग मशीन्स को सही करना पड़ता है, वेंडिंग मशीन्स को, कैश प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब अगर हम इसके इन्वायरमेंटल डायमेंशंस भी देखें तो लॉन्गर सर्कुलेशन लाइफ जो है उससे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो
रिड्यूस होती हैं। एंड ऑफ लाइफ पॉलीमर जो है वो रिसाइकल होकर बाद में उसके पास प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी बनाया जा सकता है। लेकिन कंसर्न्स ये हैं कि जो पॉलीमर है ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, इसका हायर इनिशियल कार्बन फुटप्रिंट होता है, डिपेंडेंस जो होती है फॉसिल फ्यूल बेस्ड रॉ मटेरियल पर वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ अनआंसर क्वेश्चंस भी हैं कि इंडिया जो है अभी 1/5 अपने पॉलीप्रोपिलीन रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करता है, तो अगर कुछ वॉलेटिलिटी आएगी क्रूड ऑयल प्राइसेस में तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो करेंसी प्रिंटिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब देखो कि इंडिया में यूपीआई जो है वो 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस एनुअली जो है वो प्रोसेस करता है, जिसमें कि जो कि मतलब बेसिकली 85% डिजिटल पेमेंट्स है। लेकिन फिर भी करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो एक्सीड हुई है पिछले कुछ सालों में। करेंसी टू जीडीपी रेशियो लगभग 11% से ज़्यादा की है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी लार्ज है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आरबीआई ने 2009 में भी जो है प्रपोज किया था 10 रुपीज़ के नोट्स को पॉलीमर बनाने का प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में जो है वो शेल्फ करना पड़ा जब 2016 की डिमोनेटाइजेशन हुई। 2026 में दोबारा से जो है आरबीआई इस प्रपोजल को लेकर आ रहा है। अगर हम ग्लोबल एक्सपीरियंस देखें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे आगे है, पॉलीमर करेंसी सबसे ज़्यादा वहीं पर चलती है और वो फुली ट्रांजिशन हो चुके हैं इसकी तरफ। लगभग 60 और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये पॉलीमर बैंक नोट्स जो हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में सर्कुलेशन में हैं। तो वे फॉरवर्ड ये है कि शुरुआत में लिमिटेड पायलट प्रोजेक्ट्स चलाओ लोअर डिनोमिनेशंस के, और कोशिश करो कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो पॉलीमर सबस्ट्रेट्स की, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट बेनिफिट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करो पहले, उसके बाद ही जो है ये इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। साथ के साथ अपने एटीएम को, कैश हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फेज्ड मैनर में अपग्रेड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन इंडिया। टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे पेपर लीक केसेस को ट्राई करने के लिए। अब इससे फोकस आ रहा है कि क्या ये कोर्ट सच में डिलीवर करते हैं अपने प्रॉमिस को स्पीडी जस्टिस के। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एक सिंगल सेंट्रल लेजिस्लेशन से गवर्न नहीं होते हैं। ये जो है 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर बनाए गए हैं और लगभग 1800 FTCs बनाने को कहा गया था 14th फाइनेंस कमीशन द्वारा, ताकि जो हीनस क्राइम्स हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं या जो वल्नरेबल ग्रुप्स के केसेस हैं उनको जो है वो स्पीडी डिस्पोजल मिले। 2019 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी निकाली थी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए, और उसको फंड किया गया था निर्भया फंड के थ्रू, और ये एक्सक्लूसिवली जो है वो रेप केसेस और पॉक्सो एक्ट के केसेस को ट्राई करने के लिए बनाया गया था। अब जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो आर्टिकल 14 को सेटिस्फाई करने चाहिए। अब ऐसा है कि पहला नहीं हो रहा है, पहली बार ऐसा केस स्पेसिफिक जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2010 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैम में भी ये फास्ट स्पेशल कोर्ट बनाने को कहा था। फिर 2G स्पेक्ट्रम केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। क्या अगर हम जो ये नीट पेपर लीक केस है जो भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है, क्या इसको भी स्पेशल कोर्ट पे रेफ़र किया जाएगा, ये अभी देखने वाला है। अब इसका अगर हम देखें तो लिटिगेंट्स को कोई ऑटोमेटिक स्टैट्यूटरी राइट नहीं होता फिक्स ट्रायल डेडलाइन का, लेकिन फिर भी BNSS रिकमेंड करता है कि ट्रायल्स को 2 साल में जनरली कंप्लीट किया जाए और 2 मंथ्स जो सेक्सुअल ऑफेंसेस में उसको कंप्लीट किया जाए। हर FTSC जो है वो 41 से 42 केसेस पर क्वार्टर जो है डिस्पोज करता है, मतलब लगभग 165 केसेस एनुअली डिस्पोज होते हैं। अगर हम इनके परफॉर्मेंस देखें तो अगर हम जनवरी 2026 तक का आंकड़ा देखें तो 862 रेगुलर FTCs फंक्शन कर रहे हैं अक्रॉस 21 स्टेट्स एंड यूटीज़। FTC का डिस्पोजल रेट जो है वो लगभग 96% है। एक FTSC जो है वो लगभग 9.5 केसेस पर मंथ डिस्पोज करता है, और इनकी इतनी हाई क्लियरेंस रेट के बावजूद पेंडेंसी सिग्निफिकेंट है, मतलब लगभग 2.5 लाख के आसपास केसेस जो हैं FTCs में बाई एंड 2023 पेंडिंग रहे हैं। अब क्यों ये डिले आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, केसेस की भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी, एविडेंस का नेचर, कोऑपरेशन अमंग द बार, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, फोरेंसिक सपोर्ट, विटनेसेस, लिटिगेंट्स, ये सब मैटर करता है। FTCs जो खासकर पॉक्सो के केसेस को हैंडल कर रहे हैं या फिर IPC के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी केस वॉल्यूम और जज शॉर्टेजेस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CCTNS। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का डिजिटल पुलिसिंग फ्रेमवर्क जो है वो स्क्रूटिनी में आ गया है, क्योंकि NCRB का जो असेसमेंट है उसने स्टेट को सिर्फ 64.97 स्कोर दिया है आउट ऑफ 100 CCTNS परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो CCTNS क्या है, इसको कंसेप्चुलाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2009 में एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम देने के लिए, ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आए पुलिसिंग की हर लेवल पर, खासकर पुलिस स्टेशन लेवल पर।
ये फैसिलिटेट करता है कलेक्शन, अपडेशन, शेयरिंग ऑफ डेटा रिलेटेड टू क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ये फैसिलिटेट करता है बहुत से बेनिफिट्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की पुलिस को, सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, सिटीजन्स को। और ये सिटीजन सेंट्रिक पुलिस सर्विसेज एक वेब पोर्टल के थ्रू देने की कोशिश करता है। जो स्कोप ऑफ CCDNS है वो लगभग सभी स्टेट्स और यूटीज़ में फैलाया जा चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईस्ट एशिया समिट। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 21st ईस्ट एशिया समिट में EEM जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कहा है कि ग्लोबल मैरीटाइम चैनल जो है वो सेफ और अनइम्पीडेड होने चाहिए। अब ईस्ट एशिया समिट क्या है? इंडो पैसिफिक प्रीमियर फोरम है ये स्ट्रेटजिक डायलॉग का। ओनली लीडर लेड फोरम है जहाँ पर सभी लगभग इंडो पैसिफिक पार्टनर्स जो है वो मिलकर डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो इस रीजन में हैं। 2005 में से इस्टेब्लिश किया गया था मलेशिया में और 19 मेंबर्स हैं इसके। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। जो एशियन ग्रुप है वो इस फोरम को लीड करता है और चेयर जो है वो अब एशियन मेंबर स्टेट्स में ही रोटेट होती है। EAS जो है वो एक एनुअल लीडर समिट भी होल्ड करता है जनरली अक्टूबर या नवंबर के मंथ में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुशा मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। DRDO ने सक्सेसफुली मेडन फ्लाइट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है कुशा मिसाइल का APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। कुशा मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये ऑल वेपन सिस्टम एलिमेंट्स है। इसमें जितना भी जो सिस्टम का एलिमेंट है वो DRDO की लैब या उसके इंडस्ट्री पार्टनर्स ने ही डेवलप किया है। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर्स की है। ये सभी तरह के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, लार्ज एनिमी एयरक्राफ्ट इन सबको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ये की स्टेप है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कुशा। अब प्रोजेक्ट कुशा आपको पता होगा कि जो जैसे रशिया का जो S-400 है ये उसी का ही उससे भी इनफैक्ट उससे भी एडवांस जो है ये प्रोजेक्ट बनाने की इंडिया की कोशिश है। अब प्रोजेक्ट कुशा जो है इसको एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी हम रेफ़र कर रहे हैं और इसको डेवलप किया गया है DRDO द्वारा ताकि ये इंडिया का फ्यूचर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क का बैकबोन बने। अब इसमें M1, M2, M3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगे जिनकी 150, 250 या 350, 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज होगी रिस्पेक्टिवली। और ये इसको डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ इसे इंटीग्रेट किया जा सके। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is US-Saudi nuclear deal. This topic is important for international relations. The US and Saudi Arabia have signed a landmark civilian nuclear cooperation agreement, and this has been framed as a peaceful nuclear cooperation agreement. And this 30-year-old pact has sparked concerns that this could enable Saudi Arabia to eventually develop nuclear weapons. So this agreement gives American companies substantial access to Saudi Arabia's nuclear energy program. Alongside it, a bilateral safeguards agreement has also been signed. Reports also suggest that this deal could permit Saudi Arabia to enrich uranium domestically, which can also, but the problem is that it can also be diverted towards weapons-grade material. Some US media reports question whether the accompanying safeguards are robust enough to prevent Saudi Arabia from becoming a nuclear weapons country. So why this has been named after 123 agreement? So this is basically section 123 of the US Atomic Energy Act. And this 123 agreement is mandatory before the US can undertake any significant nuclear cooperation with any other country. So this 123 basically facilitates transfer of nuclear materials, equipment, technology for peaceful purposes. India's 123 agreement with the US, which was cleared by the Congress in 2008, ended 3 decades of technology denial restrictions. Saudi deal must also similarly be ratified by the US Congress, and it's a politically uncertain process because people say that Saudi Arabia lacked the broad bipartisan support that Israel enjoys in the US legislature. So what are the concerns here? West Asia is already having one nuclear power, Israel, and one is on the threshold of it becoming one, Iran. So a Saudi enrichment capability would trigger a proliferation cascade. Saudi Arabia's crown prince in 2018 had also said that kingdom would pursue nuclear weapons if Iran did. Unlike the 2009 US-UAE nuclear deal, under which Abu Dhabi does not enrich its own fuel and faces multiple restrictions, this particular Saudi pact may allow indigenous enrichment. Okay, this would set a more permissive precedent. This deal is also coming amid the escalating US-Iran hostilities. There is also conflict of interest concerns because Trump organization has significant financial dealings with Saudi Arabia. Okay, so if we look at the economic or strategic rationale, for the US, it opens up major sales opportunities for American nuclear firms, especially the Westinghouse. For Saudi Arabia, it enables diversification away from oil-based electricity generation. Okay. So the next topic is polymer currency. This topic is important for economy section. So RBI has, through its currency printing arm,
BRB and MPL has invited global expression of interest for supplying biaxially oriented polypropylene polymer substrates with advanced security features. So why is RBI considering polymer currency? Because polymer notes last 2.45 to 4 times longer than conventional cotton paper notes. Lower denominations like 10 and 20 rupees, which experience the highest circulation and physical wear, are likely to be introduced first. They have longer lifespan, which reduces the frequency of replacement under the RBI's clean note policy. Polymer banknotes can incorporate advanced security features also, like transparent windows, metallic numerals, magnetic pseudo threads, holograms, shadow images, etc. These features are significantly harder to replicate than those on paper currency. So, although manufacturing costs are higher initially, fewer replacement cycles can reduce printing expenditure. So, RBI currently spends about 5,000 crore annually on printing and maintaining currency, and India destroys about 20 to 24 billion soiled notes annually, largely lower denominations. Polymer notes cost about 30 to 60% more to manufacture than paper notes, but in several currencies, production cost for low value polymer notes has reached 20 to 24% of their face value. Additional transition costs also include recalibration of ATMs, currency sorting machines, vending machines, cash processing infrastructure. So, a TERI study commissioned by RBI found that longer circulation life reduces manufacturing and transportation requirements. End of life polymer notes can be recycled into plastic products also. But still, the concern is that polymer is produced from petroleum-based products. So therefore, it has higher initial carbon footprint, and will get dependent on fossil fuel derived raw materials. So India currently imports about 1/5 of its polypropylene requirement, and any volatility in crude oil prices could increase the manufacturing costs for these polymers also. So currency to GDP ratio, despite UPI's success in India, has remained very high due to large informal economy, limited digital infrastructure in rural areas. And this is not the first time that RBI is exploring polymer notes. In 2009, it started exploring it, but in 2016, after demonetization, the project was shelved due to technological challenges. In 2026, again, now the interest has revived in RBI. So, if we look at global experience, Australia pioneers this polymer currency and it has fully transitioned to it. Around 60 countries now use polymer banknotes in some form. So the way forward is that begin with limited pilot projects in lower denominations before nationwide adoption, encourage domestic production of polymer substrates, conduct comprehensive cost benefit and environmental impact assessments, upgrade the ATM and cash handling infrastructure in a phased manner. Okay. So the next topic is fast track courts in India. This topic is important for your governance and polity section. So PM Modi has proposed setting up fast track courts to try paper leak cases, and this has renewed focus on whether such courts can genuinely deliver on their promise of speedy justice. So fast track courts are not governed by any single central legislation. Their origin lies in the recommendations of 14th Finance Commission, which proposed setting up of 1800 FTCs to expedite trials of heinous crime cases, property disputes, cases involving vulnerable groups. And in 2019, in fact, the union government launched a centrally sponsored scheme for FTSCs. So this scheme was partly funded through the Nirbhaya Fund. Okay, so setting up special courts must satisfy Article 14 also, and this is not the first time that a particular case would be tried in a special court, if allowed, of course, by a Delhi High Court, because if allowed by Delhi Court, because this case is before Delhi Court already. So in 2010, Andhra Pradesh High Court had allowed for a special court hearing in Satyam Computer Services Scam. In 2011 also, Supreme Court directed the dedicated special court for the 2G spectrum case. So in general, litigants do not have any automatic statutory right to a fixed trial deadline, but BNSS recommends trials to be completed within 2 years generally. Each FTSC is expected to dispose of about 41 to 42 cases per quarter, translating to at least 165 cases annually. As of January 2026, 862 regular FTCs are functioning across 21 states and UTs. FTSC disposal rate stands at about 96%, and FTSC disposes of about 9.5 cases per month. Despite high clearance rates, pendency remains significant. Over 2.4 lakh cases were pending in FTSCs by end 2023. So why the delay persists? Ministry of Law and Justice says that due to infrastructure availability, case complexity, investigation quality, evidence nature,
cooperation among the bar, investigating agencies, etc. There is delay. FTSCs also, which handle the POCSO and IPC cases, they face heavy case volumes and judge shortages. Okay. So the next topic is CCTNS. This topic is important for our governance section. So Chhattisgarh's digital policing framework has come under scrutiny after the latest NCRB assessment awarded the state just 64.97 out of 100 in CCTNS performance index. What is CCTNS? It was conceptualized by Home Ministry in 2009. It is aimed to create a comprehensive and integrated system for enhancing the efficiency and effective policing at all levels, especially at the police station level. It facilitates collection, updation, and sharing of data related to crime and criminals in near real-time basis. It facilitates various benefits to state or union territory, okay, territory police, central law enforcement agencies, and citizens of India. It provides citizen-centric police services via web portal. The scope of CCTNS also spans all states and union territories, okay. So the next topic is East Asia Summit. This topic is important for international relations. So participating in the 21st East Asia Summit in Manila, the External Affairs Minister recently said that global maritime channels must remain safe and unimpeded. So EAS is basically Indo-Pacific's premier forum for strategic dialogue. It is the only leader-led forum at which all key Indo-Pacific partners meet to discuss political, security, and economic challenges facing the region. It was established in 2005 after the convening of the first summit in Kuala Lumpur, Malaysia. It has 19 members. India is a founding member of EAS. ASEAN leads the forum, and the chair rotates annually among the ASEAN member states only. Okay, so EAS is basically also holds an annual leader summit, which is usually held in October or November every year. So the next topic is Kusha missile. This topic is important for your security section. So DRDO has successfully conducted the maiden flight test of Kusha missile from APJ Abdul Kalam Island. So it's a long-range surface-to-air missile. All weapon system elements have either been developed by DRDO labs or industry partners. So this one has a range of about 200 kilometers. It can neutralize a wide variety of aerial threats, including fighter jets, missiles, unmanned aerial vehicles, and large enemy aircraft. The successful test marks a key step in the development of Project Kusha. So Project Kusha is also referred to as the Extended Range Air Defense System. It has been developed by DRDO, and it is the backbone of India's future long-range air defense network. So it has three-tier architecture comprising of M1, M2, and M3 interceptor missiles with engagement ranges of approximately 150, 250, and 350 or 500 kilometers respectively. It is designed to be integrated into India's integrated air command and control system for network-centric air defense. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.